सुप्रभात बच्चों। हिंदी भाग 2 से आज का पाठ है पाठ 5, चिकित्सा का चक्कर। पिछली कक्षा में बच्चों मैंने आपको यह पाठ आधा पढ़ा दिया था, समझा दिया था और आगे हम जानेंगे लेखक के साथ और क्या हुआ। तो चलिए आरंभ करते हैं हम आगे का भाग। पेज नंबर 44। कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब आगे जानते हैं। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा मार्तांड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए परंतु न वैद्य जी आए न वह गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे लौटे। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए, यानी कि तशरीफ लाना मतलब आ गए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक दुपट्टा डाले हुए थे। ये आप शब्द उन्होंने वैद्य जी के लिए संबोधित किया है। इनका आपका मतलब है वैद्य जी जब आए तो वो उनके बारे में बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था। जनेऊ जो धागे का बना हुआ होता है उसे शरीर में माला की तरह डाला जाता है, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। मतलब जनेऊ का रंग इतना काला हो चुका था, यानी इतना सफ़ेद रंग जैसे जैसे पुराना होता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, तो उस तरीके से उसका रंग चेंज हो गया था। तो जिसको देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं या कुछ और। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। यानी यकृत से हवा, हमारे शरीर के अंदर की जो हवा होती है बॉडी में, तो वो हमारे यकृत एक अंग है, यहाँ से घूमकर पित्ताशय में गई है। पित्ताशय भी एक अंग है। यहाँ पे आंत्र, आंत्र एक संस्कृत का शब्द है जिसे हम हिंदी में आंत बोलते हैं, वहाँ जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का मंदाग्नि पदहजमी प्रादुर्भाव भाव, और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है, यानी कि भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं अधिक होता है, तब शूल का कारण बनता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या कह रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के कारण एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। लेखक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कविराज जी क्या कह रहे हैं। आखिरकार मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोस तो ले आइए। यह सुनकर लोग चकरा गए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। आपटे का कोश मतलब एक तरीके की पुस्तक जिसमें दवाओं के बारे में लिखा रहता है, रोगों के बारे में लिखा रहता है। तो उन्होंने मांगा और उसको पढ़कर वो समझना चाहते थे कि मुझे रोग क्या हुआ है। इतने में वैद्य जी जो है चरक और सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। उन्होंने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। 2 दिन दवा भी की गई। कभी कभी दर्द तो कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द ना गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही ना था। ये देखिए बच्चों, चित्र में तो आप देख ही रहे हो कितने लोग उनकी सहायता के लिए खड़े हुए हैं। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। यह लेखक ने कहा, जैसे कि ऊपर CID के समान पीछा नहीं छोड़ रहा था तो वो चारपाई पर पड़ा रहने लगा, ये बोला उन्होंने। दिन को मित्रों की मंडली आती, वह आराम देती थी कम और दिमाग अधिक चाटती थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य जी को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य जी महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही,
यानी लेखक ने सोचा कि वैद्य जी को तो दिखा ही लिया है, चलो अब हकीम को भी दिखा लेते हैं। हकीम साहब आए। सर्दी बहुत तेज नहीं थी। बनारस में कभी बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार अंगा पहने हुए थे। बंददार मतलब बंद गले का, पूरा ढका हुआ। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था। उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ चुस्ती दिखाई हो, यानी कि उसमें चूड़ीदार इतनी घूम थी कि वो ढीली मोहरी का दिया हो तो उसमें बहुत सारी चुन डाल दी। और या फिर ईमानदार इतना हो, कपड़ा चुराया नहीं, सारे कपड़े की चुन डाल दी। चूड़ीदार पजामा जैसे कि आप सभी जानते ही हो किस तरीके से बनता है। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी। यानी इतने पतले दुबले थे, तो लेखक का सोचना ये था कि इतने पतले दुबले हैं, लगता है इन्होंने अपनी सेहत अपने मरीजों में बांट दी है। मतलब मरीजों को सही करने में ही उन्होंने अपनी सेहत सारी लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ बस, आपका ही इंतजार है। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार अब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हों, यानी जिंदगी से परेशान हो गए हों। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मतलब ये हकीम साहब ने कहा। मैंने कहा, अब आपकी ही दुआ है, ये लेखक ने बोला। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी, यानी जरूर आराम मिलेगा। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ रहती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी तो दर्द तो कम हो गया था, परंतु उनमें वीकनेस आ गई थी, यानी दुर्बलता उनकी बढ़ गई थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का प्रसार है। कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसी खड़ी हैं, कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते?
कुछ हो या ना हो इसमें हर्ज ही क्या है। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी ना हुई। कुछ लाभ अवश्य हुआ पर पूरा फायदा ना हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन हैं। बच्चों, आपको यहाँ मैं एक बात बताऊं कि बनारस और वाराणसी इन दोनों का प्राचीन नाम काशी है। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लेकर आए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी ही नहीं। तुम्हें पायरिया है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब से कहा, इसमें करना क्या है? किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। श्रीमती बोली, यह सब फिजूल है। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। संतुलित आहार खाने से सेहत जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। सच में यह पौष्टिक और संतुलित आहार ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। अब देखा बच्चों, उन्होंने सब डॉक्टरों को दिखा लिया, हकीम को दिखा लिया, वैद्य को दिखा लिया। अंत में जो डॉक्टर आए उन्होंने उनको पायरिया बता दिया। ठीक है, फिर इतना सब सुनने के बाद जब उनकी श्रीमती जी ने बोला कि बस आप कुछ मत करो, संतुलित भोजन खाओ, उससे आप सही हो जाओगे। और वास्तव में उन्होंने जब संतुलित भोजन खाया तो उनका दर्द सही हो गया। ये दर्द हुआ क्यों था बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि यह उन्होंने कितनी सारी मलाई खाई थी, 6 रसगुल्ले खा लिए थे, 12 पूड़ियाँ खा ली थी। अब इतना सब खा लिया था, इसीलिए तो उनके पेट में दर्द हुआ था, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा संतुलित भोजन खाना चाहिए जिससे हमें कोई भी तकलीफ ना हो। ओके बच्चों।